हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहां पे दोस्तों यह जो क्लास है यह है हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट यहां पे दोस्तों 5 है। 20 नंबर का यहां पे प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और यहां पर यूकेएसएससी का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यूकेएसएससी ने जो आपको हिंदी में पूछे हैं वही हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और आपको बता दें कि यहां पर दोस्तों जो आज का टेस्ट है यह है कनिक सहायक वाला पेपर। कनिक सहायक का जो 2018 में यानी अक्टूबर के माह में पेपर हुआ था उसका यहां पे प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। और यही दोस्तों हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो के लास्ट में यह भी बताना है कि आपको इस 20 नंबर में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते थे। तो शुरुआत करते हैं। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है और बताइए कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? उच्चाधन चरण, उच्च धन चारण, उच्च धन चारण या फिर उत धन चारण। तो ए बी सी डी में से कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत धन चारण इसका बिल्कुल सही शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और यह आपको पूछा है कारक चिन्ह से। तो कारक चिन्ह पूछा है कि निम्न विकल्पों में से करण कारक पूछा है का उदाहरण है। तो करण कारक का उदाहरण कौन सा है? राजा ने भिखारी को दान दिया, बच्चा पतंग उड़ाता है, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है और लास्ट है दोस्तों यहां पे कि खान से हीरे निकलते हैं। तो 2 का सही आंसर क्या होगा जरा बताइए कि करण कारक का प्रयोग किस में हुआ है? करण कारक में क्या आता है? देखिए, करण कारक में आता है से या फिर के द्वारा, है ना। किसी के काम किया जाता है के द्वारा या फिर से आता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आएगा। बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है यानी कोई काम कर रहा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो से और द्वारा किस में आता है? ये करण कारक में आता है। और यहां पे जो अगला से आपको दिखाई दे रहा है ये अलग होने के संदर्भ में है, इसलिए अपादान कारक होगा। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ये है सभी कारक। पिछली क्लास में पूछा गया था कि कारकों की संख्या कितनी है, तो 8 है। और इनका चिन्ह भी आपको कई बार पूछा जा रहा है। तो यहां तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे ये हो गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है। तो बताएं दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर दीजिए। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर मिलेगा ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही है। और यहां पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों आप यहां पे देखिए जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे लुंठित की बात करें यहां पे आप देख सकते हैं रा हो गया, पार्श्व की बात करें ये, अर्धस्वर की बात करें ये, और उपचित की बात करें तो यहां पर ये। तो देखिए दोस्तों यहां पे लुंठित, पार्श्विक, अर्धस्वर और उच्छिप्त आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों थोड़ा और ट्रिक बताता हूं, है ना। देखिए अगर दोस्तों मैं आपको यहां पे ये पूछूं कि जो ताड़न जात वर्ण है, ताड़न जात वर्ण है, तो बताइए जरा ताड़न जात वर्ण कौन सा है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहीं पर पूछता हूं कि द्विगुण वर्ण कौन सा है? द्विगुण 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 वर्ण कौन सा है। और यहीं पर दोस्तों एक और आपको पूछता हूं मैं यहां पे विकसित वर्ण, सॉरी यहां पे लिख लेता हूं मैं विकसित वर्ण। अब बताइए जरा दोस्तों कि ताड़न जात वर्ण कौन सा है, द्विगुण वर्ण कौन सा है और विकसित वर्ण कौन सा है। तो कंफ्यूज मत होना, अब बताइए जरा इसका आंसर क्या है। तो जी हां दोस्तों, जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है ढा और ढा, यह बिल्कुल सही है। ताड़न जात ही इसे कहते हैं, इसी का दूसरा नाम द्विगुण वर्ण है और इसी का तीसरा नाम विकसित वर्ण भी है। तो देखिए दोस्तों, ताड़न जात कहे, उच्छिप्त कहे, द्विगुण कहे या फिर विकसित कहे, इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब एक ही होता है और इनकी संख्या 2 होती है। और आप दोस्तों यहां पे देख सकते हैं। तो इन पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों, घुमाकर आपको यूकेएसएससी प्रश्न पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और आपको पूछा है दोस्तों यहां पे कि अनुस्वार को कहते हैं। तो क्या कहते हैं अनुस्वार को? अयोगवाह कहते हैं, विसर्ग कहते हैं या फिर अनुनासिक कहते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अयोगवाह के ही 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहीं पर बात करें अनुस्वार की तो एक बिंदी का यूज किया जाता है। जैसे हमने क्या लिखा, जैसे हमने लिखा चंद लिख दिया तो एक छोटी बिंदी का हमने ऊपर यूज किया है, तो यही क्या होता है? अनुस्वार होता है। और यही
यहीं पर अनुनासिक की बात की जाती तो अनुनासिक में यानी यहां पर ऐसा लिखा जाता है, यानी एक बिंदु यानी चंद्र बिंदु और फिर यहां पे बिंदु है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका आंसर दीजिए कि द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो द्रौपदी का चीर होना, इसका अर्थ क्या है कि बढ़ा चढ़ाकर कहना, अत्यधिक विस्तृत होना, दृढ़ संकल्प लेना या फिर तुच्छ होना। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? द्रौपदी का चीर होना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, अत्यधिक विस्तृत होना, दृढ़ संकल्प लेना या फिर तुच्छ होना। तो हाँ दोस्तों, आप सभी इसका सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी अत्यधिक विस्तृत होना। द्रौपदी चीर का मतलब अत्यधिक विस्तृत होना। अब है क्वेश्चन नंबर 6, और ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं का प्रकाशन का सही क्रम क्या है? प्रकाशन है, आपको पूछा गया है प्रकाशन कब हुआ था और इनका सही क्रम आपको बताना है। निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत, और निहार नीरजा रश्मि सांध्य गीत, रश्मि सांध्य गीत निहार नीरजा, नीरजा रश्मि निहार सांध्य गीत। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, एक ट्रिक आप ध्यान रखना कि निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय दीप शिखर पर, निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय दीप शिखर पर। तो निहारती रश्मि नीरजा को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा जी के बारे में यहां पे देखते हैं। देखिए शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जन्म हुआ था 1907 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में हुआ था। चांद पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए दोस्तों, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं और 1982 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था यामा के लिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये हो गया। अब जरा दोस्तों महादेवी वर्मा की कुछ रचना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा है। जैसे ये हो गया निहार, फिर रश्मि हो गया, फिर नीरजा हो गया, सांध्य गीत, दीप शिखा और सप्तपर्णा। तो यह भी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी का है, और इनका कर्म भी दोस्तों यही है। सबसे पहले निहार हो गया, निहारती रश्मि नीरजा को, निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय दीप शिखर पर सप्तपर्णी गुफा से। अब इसकी ट्रिक है दोस्तों यहां पे याद करने की कि निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय दीप शिखर की सप्तपर्णी गुफा से। अगर दोस्तों आपको यहां पे इनका प्रकाशन वर्ष आपको पूछा जाए तो कितना सरल है। देखिए सबसे पहले है निहार 1930, 2 साल का अंतर है। निहारती रश्मि नीरजा को, तो देखिए 30, 32, 34, 36, 30, 32, 34, 36 निहारती रश्मि नीरजा को सांध्य के समय 30, 32, 34, 36। अब जैसे 4 यहां पे कंप्लीट हो गया है, अब यहां पे थोड़ा लंबा गैप रखना है 6 साल का। अब 6 साल बाद यहां पे जो प्रकाशित होता है वह होता है दोस्तों यहां पे दीप शिखा, यानी दीप शिखा हो गया। और फिर छठी की बात करें सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्नि रेखा। तो यह सभी काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा जी की। अग्नि रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना। अब थोड़ा और देखिए रेखा चित्र की। देखिए अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है, स्मृति की रेखा ये कई बार पूछा गया है, महादेवी वर्मा का है। और देखिए दोस्तों, जो अभी ना विधानसभा का पेपर हुआ था अभी हाल ही में 2022 में, वहां पे एक प्रश्न पूछा था। मालूम है प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न पूछा था कि जो मेरा परिवार है इसका प्रकाशन कब हुआ था। यह नहीं पूछा कि किसने लिखा, पूछा था इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो मेरा परिवार का जो प्रकाशन हुआ दोस्तों ये 1972 में हुआ। इसे बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर बात करें निबंध संग्रह की, श्रृंखला की कड़ियां 1942, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता और यहां पर छंदा। भक्तिन की बात करें तो ये एनसीईआरटी में है। और भक्तिन जो रचना है उसमें जो उसकी मुख्य पात्र है उसका नाम क्या है? लक्ष्मण है। यानी भक्तिन का जो वास्तविक नाम क्या है? वो लक्ष्मण है या फिर लक्ष्मी है। तो यह भी ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है। फिर यहां पे देखिए यामा के लिए 1982 में दिया गया था, और इसमें निहार, नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत इन कविताओं का संकलन है। तो देखिए दोस्तों यहां तक ही हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और इसका आंसर दीजिए कि सेना का पर्यायवाची है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? कटक, घटक, तारक या फिर दक्षक। इसका सही आंसर क्या होगा? सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी इसका सही आंसर देंगे, और ऑप्शन नंबर जो आप ए है और यही आप इसका आंसर भी देने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। सेना की बात करें, देखिए सेना के बहुत सारे पर्यायवाची है। सेना की बात करें आप सभी जानते हैं, जैसे वाहिनी हो गया, क्या हो गया? वाहिनी। तो वाहिनी सेना का होता है।
चमू की बात करें, देखिए चमू, ध्यान रखना दोस्तों, चमू की बात करें तो चमू भी किसका होता है, यह भी सेना का होता है। अनीकिनी की बात करें, यह भी सेना का पर्यायवाची होता है ना। घटक की बात करें, देखिए घटक होता है दोस्तों घड़ा का पर्यायवाची शब्द, इसे कलश हो गया, उपादान हो गया, है ना। इसके अलावा दोस्तों बात करें अंग भी इसे कहते हैं, उपांश भी कहते हैं, तो यह घटक के हो गया। तारा की बात करें तो तारा वगैरह हो गया, यानी स्टार वगैरह हो गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आंसर दीजिए कि मालत फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो बताए दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा कि इसमें अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है, यमक है या फिर रूपक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर की बात करें दोस्तों तो बिल्कुल यमक अलंकार इसका बिल्कुल सही शब्द है। अब देखिए दोस्तों यमक अलंकार आप सभी जानते हैं, जहां पर कोई एक शब्द आता है लेकिन उसके क्या आते हैं, दो से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। जैसे मन का आ गया, मन का दो बार है, और एक मनके का अर्थ दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक मन का मतलब है यहाँ पे हृदय, और दूसरे मनके का मतलब क्या है, यहाँ पर माला से है। तो इसका तो हो गया यानी हृदय हो गया, और इसकी बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब माला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहां पर ये हो गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि मगही किस उपभाषा की बोली है। तो बताइए दोस्तों मगही किसके अंतर्गत आती है, बताइए जरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, मगही किस उपभाषा की बोली है। देखिए दोस्तों एक चीज आप देख रहे होंगे कि हमने आपको अभी 5 प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, और 5 प्रैक्टिस सेट में से दोस्तों आपने 3 बार इसे पढ़ लिया है। तो देखिए यूकेएससी आपको कितनी बार इसे रिपीट कर रहा है, तो बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा बोली से अपना एक भी प्रश्न गलत मत होने देना। तो मगही किस उपभाषा की बोली है, छत्तीसगढ़ी की, बिहारी की, पूर्वी हिंदी की या फिर मालवी की। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या है। तो जी हां दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बिहारी। बिहारी मगही की उपभाषा है, ध्यान रख लेना दोस्तों, बिहारी यानी जो उपभाषा है वहीं से मगही बनी है और भी भाषा बनी है। यहां पे देखिए आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहां पे देख रहे होंगे जैसे यह है बिहारी की बात कर रहे हैं, तो बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां आप देख रहे हैं, एक है भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो यही प्रश्न आपको पूछा है। सबसे पहले जो हमने आपको डिस्कस कराया था वहां पे आपको यह पूछा था बघेली वाला, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है ना। और यहीं पर इनका अपभ्रंश पूछा जाएगा कि पूर्वी हिंदी कौन से अपभ्रंश से आई है, तो अर्धमगधी से आई है। बिहारी की बात करें तो मागधी अपभ्रंश से आई है, और पश्चिमी हिंदी की बात करें तो या राजस्थान की बात करें तो ये कहां से आई है, सोरसेनी अपभ्रंश से आई है। तो देखिए दोस्तों इसे बार बार याद करना। और खड़ी बोली की बात करें तो इसे कोरवी भी कहते हैं, और यहीं पर बात करें दोस्तों हरियाणा की तो इसे बांगरू भी कहते हैं। तो यहां तक ये हो गया है, और इसे थोड़ा अब हम यहां पे रब कर लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 10, और इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा कि वर्ण वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, वा का उच्चारण स्थान क्या है। तो हमने यह भी डिस्कस किया था, यह भी पूछा था, तो हमें मालूम था वा और फा कहां से बने हैं, दंतोष्ठ से बने हैं। ऑप्शन नंबर सी यह बिल्कुल सही है। इसका दोस्तों हम आपको जल्दी एक लेक्चर देंगे, और यहां से भी आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 11, और इसका आंसर दीजिए जरा। शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी पूछा है कि तरु छाया कैसे लिखा जाता है। तो बताइए जरा ए बी सी या फिर डी, तरु छाया कैसा लिखा जाता है। तो बताइए ए बी सी या फिर डी, कौन सा इसका सही होगा, डी सही होगा, सी सही होगा, बी सही होगा या फिर ए सही होगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए जरा। 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, तरु छाया इसका बिल्कुल सही है। तरु छाया इसका बिल्कुल सही है। तरु यानी यहां पे ये आ गया, और फिर यहां पे आप देखोगे आधा चा, फिर यहां पे छा और फिर या, तरु छाया ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे याद करना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पे तद्भव की बात की गई है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, समुद्र, शांति, ताप या फिर काज। तो तद्भव कौन सा है यानी अशुद्ध कौन सा है इसमें से, जो तत्सम नहीं है इसमें से। तो तत्सम की बात करें तो समुद्र बिल्कुल तत्सम है, शांति भी तत्सम है, ताप या तप ये भी संस्कृत से है, यानी ये कहां से, तत्सम है। तो जी हां दोस्तों जो काज आपको दिखाई दे रहा है यह तद्भव शब्द है। तो काज क्या है, यह क्या है, तद्भव शब्द है। काज यानी कार्य से है। तो यहां तक हो गया। अब है अगला क्वेश्चन, और इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर यहां पे 13 है, और इसका आंसर दीजिए
कि शैलेश मटियानी जी की रचना कौन सी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, शैलेश मटियानी जी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न शैलेश मटियानी जी से प्रश्न आपको इस बार देखने को मिल सकता है। तो शैलेश मटियानी जी से जितने भी फैक्ट बनते हैं उसे जरूर याद करें। तो बताइए जरा, शैलेश मटियानी जी की रचना कौन सी नहीं है? आकाश कितना अनंत है, सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, या एक सड़क 57 गलियां। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, इसमें से सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? शैलेश मटियानी जी की रचना नहीं है। तो जी हां दोस्तों, आकाश कितना अनंत है यह भी है, सर्पगंधा भी है, 52 नदियों का संगम भी है, और एक सड़क 57 गलियां यह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। यहां पे देखिए दोस्तों, शैलेश मटियानी जी से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने यहां पर है, इसे जरूर याद कीजिए। देखिए, शैलेश मटियानी जी की बात करते हैं। जन्म हुआ था अक्टूबर 1931 में, ठीक है। अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम इनका रमेश चंद जी था। मूल नाम क्या था? रमेश चंद था। शैलेश मटियानी जी का मूल नाम रमेश चंद था। कहानी की बात करें, देखिए कहानी आप यहां पे देख रहे हैं। महाभोज, 2 सुखों का एक सुख, पोस्टमैन, प्यास और पत्थर, चील, भविष्य और मिट्टी, जंगल में मंगल, बर्फ की चट्टानें, मेरी 33 कहानी। और यहां पे दोस्तों एक और हमने ऐड किया है, इसे याद कर लेना, यह है हारा हुआ। तो यह भी किसकी कहानी है? यह कहानी है शैलेश मटियानी जी की। महाभोज, 2 सुखों का एक सुख, पोस्टमैन, प्यासा और पत्थर, चील हो गया, भविष्य और मिट्टी, जंगल में मंगल, बर्फ की चट्टानें और मेरी 33 कहानियां। तो ये हो गई कहानी। उपन्यास की बात करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोरीवली से बोरीबंदर सबसे पहला उपन्यास था। कबूतर खाना, चिट्ठी शेर, सर्पगंधा, चौथी मुट्ठी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मूंठ सरसों हो गया, छोटे छोटे पक्षी, ये यूपीएससी ने आपको पिछली क्लास में पूछा था, यह भी हमने डिस्कस करवाया था। रामकली, आकाश कितना अनंत है, देखिए यहां पर यह आकाश कितना अनंत है। 52 नदियों का एक संगम, यहां पर आप देख रहे हैं, है ना। मुख्य सरोवर, ये थोड़ा हमने नया ऐड किया है, इसे याद कर लेना, मुख्य सरोवर हो गया। इसके अलावा हो गया चंद औरतों का शहर। तो यह दोस्तों उपन्यास है, इसे 2-3 बार रिवाइज करना, हम 2-3 बार और रिवाइज करवाएंगे और तब आपको याद हो जाएगा, एटलीस्ट जब तक आप एग्जाम देते हैं। फिर पत्रिका देखिए, 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, विकल्प और जनपक्ष, विकल्प और जनपक्ष, विकल्प और जनपक्ष। तो यहां तक ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर दीजिए। अधोगति में उपसर्ग है, अधोगति में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो जी हां दोस्तों, यहां पे विसर्ग आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, अधा उपसर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, आवाहन का विलोम क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, आवाहन का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? आवाहन। तो आवाहन का विलोम क्या होगा? अवरोह, अनुवर, विसर्जन या फिर अनाहर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो यह आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपको मिलने वाला है, यानी विसर्जन। आह्वान करना, विसर्जन करना, आह्वान का विलोम क्या होगा? विसर्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका आंसर दीजिए कि बुराइयों में सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिखने में सरल लग रहा है लेकिन सरल नहीं है, तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका 16 का सही आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में, यानी जो बुराइयों हैं इसमें कौन सा संज्ञा होगी? समूहवाचक होगा, भाववाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा या फिर जातिवाचक होगा? तो बताइए जरा, समूहवाचक है? तो नहीं दोस्तों, समूहवाचक नहीं है। क्या इसमें व्यक्तिवाचक है? तो व्यक्तिवाचक तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो गया। अब बताइए जरा कि बी और डी में से कौन सा सही होगा? तो बताइए दोस्तों, इसमें से सही आंसर क्या होगा? भाववाचक या फिर जातिवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक। तो सही आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जातिवाचक जो संज्ञा है यह इसका बिल्कुल सही है। अब कुछ चीजें यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगी कि भाववाचक क्यों नहीं लिखा गया है। बुराई तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भाववाचक होगा, इसमें भाव की प्रधानता है, लेकिन जाति तो इससे कहीं भी संबंध नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज आप अभी ध्यान रख लीजिए कि कोई भी आपके पास संज्ञा दिखे, यहां पे देखिए आपको भाववाचक दिखे, व्यक्तिवाचक दिखे या फिर आपको द्रव्यवाचक दिखे, अगर इनका एक वचन से अगर आपने इसको बहुवचन में परिवर्तित कर दिया है तो वह हमेशा जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए, अगर मैं यहां पे केवल बुराई लिखता, बुराई से सदैव दूर रहे, तो बुराई का मतलब ये हो गया भाव है, इसमें भाववाचक संज्ञा हो गया। लेकिन यहां पे देखिए दोस्तों, ये बुराइयों हैं, बुराइयों का मतलब ये बहुवचन में आ चुका है। तो बहुवचन में आने के बाद जो दोस्तों भाववाचक है
चाहे व्यक्तिवाचक है, चाहे द्रव्यवाचक है, वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा में आ जाती है, जातिवाचक संज्ञा में गिनी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर दीजिए कि हम बड़ों का आदर करते हैं, इस वाक्य का प्रकार है। इसमें वाक्य का प्रकार है निश्चयार्थक, संकेतार्थक, इच्छावाचक या फिर आज्ञार्थक। तो बताइए दोस्तों, हम बड़ों का आदर करते हैं, इसमें किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, वाक्य की बात करते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। वाक्य अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और उन्हीं 8 में से दोस्तों यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वह होगा निश्चयार्थक। अब आप देखोगे कि हमने निश्चयार्थक तो कहीं पर पढ़ा ही नहीं है। तो देखिए, विधानार्थक का मतलब भी यही होता है कि निश्चयार्थक। तो विधानार्थक कहे, निश्चयार्थक कहे, विधियार्थक कहे, इसका मतलब सेम होता है। तो हम बड़ों का आदर करते हैं, निश्चयार्थक शब्द है। जहां पर भी किसी काम को हम सिंपल कर रहे हैं वहां पे क्या होता है? निश्चयार्थक या विधानवाचक होता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा, यानी 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कारतूस किस भाषा का शब्द है? बताइए जरा, कारतूस किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, अरबी, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो कारतूस का क्या होगा? पुर्तगाली होगा, अरबी होगा या फिर अंग्रेजी होगा या फिर फ्रांसीसी होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रांसीसी बिल्कुल मिलेगा। ध्यान रख लेना दोस्तों, कर्फ्यू की बात करें, कारतूस की बात करें तो ये फ्रांसीसी भाषा का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है आने वाले एग्जाम में। अब है क्वेश्चन नंबर 19 और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो एक वचन में सदैव कौन सा प्रयुक्त होता है? जनता, आंख, आंसू या फिर बाद? तो कौन सा होगा सदैव एक वचन में प्रयोग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, एक वचन, बहुवचन अक्सर पूछे जाते हैं। 2 बार हम इसे ले चुके हैं यहाँ पे 5, जो हमने पिछले 5 पेपर करे हैं। तो देखिए, यहां से भी यूकेएससी आपको बार बार पूछ रहा है। तो सदैव एक वचन वाले शब्द, तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको ए मिलेगा, ये मिलेगा आपको जनता। आंख की बात करें, आंसू की बात करें तो ये बहुवचन वाले शब्द है और जनता की बात करें तो ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें, किसकी बात करें? हम बहुवचन की बात करेंगे, बहुवचन की। तो बहुवचन में जो बार बार प्रयुक्त होते हैं और बार बार पूछा जाता है, एक है हस्ताक्षर। क्या पूछा जाता है? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसू की बात करें, आंसू हमेशा किस में होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, आंसू के अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, ये होता है दर्शन। दर्शन, दर्शन, तो दर्शन भी हमेशा बहुवचन में होता है। प्राण की बात करें, लोग की बात करें, यह हमेशा किसमें होंगे? बहुवचन में ही होंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की असूर्यपश्य का मतलब क्या होता है? जिसे सूर्य भी ना दिखे, जिसका सूर्य भी स्पर्श ना कर सके, ऐसा पर्दा जिसे सूर्य भी ना भेज सके और सूर्य की ओर मुख किए हुए। देखिए दोस्तों, आयोग ने प्रश्न डिलीट किया था और इसका आंसर आप सभी जानते होंगे। सूर्य पश्य का मतलब होता है कि वह स्त्री जिसे सूर्य भी ना देख सके। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी ये हो गया है और यहां तक दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही था। अब देखिए दोस्तों, आपको यह बताना है कि आज का एग्जाम का लेवल कैसा था, कनिक सहायक में कैसा प्रश्न पूछे गए थे और आपके दोस्तों यहाँ पे कितने नंबर बन रहे हैं। तो जरूर बताएं दोस्तों आज के इस लेक्चर में कैसा क्वेश्चन थे। और यहां तक दोस्तों इतना ही है, आपको मिलते हैं नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।